यस, नमस्कार, गुड इवनिंग, सभी का स्वागत। कैसे हैं भाई आप लोग सभी? चलिए, आज एनटीपीसी का प्रीवियस पेपर हम आपको सॉल्व कराएंगे। कुछ बेहतरीन अच्छे अच्छे सवाल। हालांकि पर्टिकुलर हमने कुछ एक शिफ्ट के ही क्वेश्चंस उठाए हैं और इस क्लास का उद्देश्य यह है कि आपको पता चले कि लेवल कैसा रहा है पिछले वर्ष का, क्योंकि लेवल में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आना है। एनटीपीसी 12th लेवल हो या ग्रेजुएट लेवल हो, सीबीटी 1 तो सभी के लिए आपको पता ही है कि कॉमन लेवल पर ही होना है। फिर उसके बाद सीबीटी 2 जो है वो अलग अलग होगा, लेवल वाइज होगा। तो पेपर का जो स्तर है अगर बाकी परीक्षाओं से कंपेयर करें तो बहुत ज्यादा कठिन नहीं होता है। और अगर सीबीटी 1 के 30 क्वेश्चंस की बात करें तो आप खुद ही एक्सपीरियंस करेंगे कि दो चार सवाल ही ऐसे होते हैं जिनमें बहुत ज्यादा कैलकुलेशंस या चीजें होती हैं, बाकी बहुत नॉर्मल काफी आसान तरीके से आप प्रश्नों को कर सकते हैं, है ना। तो आइए शुरुआत करते हैं। और क्लास के खत्म होते ही पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। लास्ट में मैं बता दूंगा कहां पर मिलेगी। आप सिंपल विनर्स इंस्टीट्यूट सर्च करके जुड़ सकते हैं। जैसे पहला सवाल है हमारे सामने 2021 का एनटीपीसी सीबीटी 1। अब ये क्वेश्चन पढ़ के ही आप कहोगे कि ऐसा क्वेश्चन कौन पूछता है, लेकिन क्या करें, आया है। और आप ये समझिए कि इस बार भी लेवल में कोई ऐसा बहुत उछाल नहीं रहेगा। बेसिक अगर आपका मजबूत है तो आप बहुत निश्चिंता के साथ पेपर देने जाइए, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। इसमें बहुत हाई लेवल या एडवांस लेवल जैसा कुछ नहीं है, बेस बस आपका मजबूत होना चाहिए। और उसके लिए हम ही आपके साथ मेहनत कर ही रहे हैं, आपको बस मेहनत करना नहीं छोड़ना है। बताओ भाई जल्दी से आंसर क्या आएगा। हम्म चल, इन्होंने कहा कि सोने और चांदी, सोने का मतलब क्या हो जाएगा, सोना मतलब हो जाएगा गोल्ड, चांदी मतलब हो जाएगा सिल्वर, का रेशो कितना है, 8 और 12 है। 30 किलो सोने का प्रयोग किया गया है तो पिघले हुए मिश्रण का वजन, अगर इसमें 30 किलो सोना है ना, एक साथ मिलाया जाता है। मैंने उल्टा लिख दिया है क्या, सोना और चांदी, ठीक है। इन्होंने कहा कि 30 किलो क्या है, 30 किलो गोल्ड है, 30 किलो सोना है। तो यहां पे ये गोल्ड है ना और ये सिल्वर है, तो गोल्ड रेशो में कितना है, 8 है। और इन्होंने कहा है कि पूरे मिश्रण की वैल्यू बताओ, तो पूरा मिश्रण यानी 12 और 8 20 की वैल्यू बतानी है, कितनी आएगी। बात समझ में आ रही है आपको। अगर इन्होंने पूछा होता कि सिल्वर कितना है तो मैं 12 का मल्टीप्लाई करता। कुल मिश्रण कितना है तो 12 और 8 यहां पे 20 का मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व कर लेंगे। तो 4 से कैंसिल कर दो 2 बार, 4 से कैंसिल कर दो 5 बार, 2 से कैंसिल कर दो 15 बार, 15 इंटू 5, कुल मात्रा 75 किलो की हो जाएगी। सोना चांदी मिला के 75। अब आप समझ रहे हो कि अनुपात समानुपात चैप्टर में, रेशो प्रोपोर्शन चैप्टर में पहले दिन के पहले आधे घंटे में ये काम खत्म हो जाता है। अब ये रेशो चैप्टर का ये लेवल है तो आप समझ लीजिए क्या होगा। इसलिए मैंने कहा है कि अगर 30 सवाल आएंगे तो आप मान के चलिए कि 4-5 सवाल में थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है, बाकी बहुत बेसिक चीजें रहती हैं, देखते से आप आंसर उड़ा सकते हो। सारा खेल प्रैक्टिस का और कंसेप्ट्स का है। चलिए आगे लेकर चलते हैं आपको। एक कॉलेज में 500 छात्रों में से 350 खेलते हैं क्रिकेट, 125 कबड्डी खेलते हैं, 75 कुछ भी नहीं खेलते भाई। कबड्डी और क्रिकेट दोनों खेल खेलने वालों की संख्या का प्रतिशत ज्ञात करिए, यानी ओवरऑल दोनों गेम खेलने वाले बच्चे कितने परसेंट हैं, ये आपसे पूछा गया है जी। फुल स्क्रीन करिए, पढ़ने पर ध्यान लगाइए और मस्त फोकस करिए, कमेंट्स में ज्यादा परेशान ना हो और बार बार कॉपी पेस्ट भी ना करें, अपना भी टाइम खराब ना करें। हम कॉपी पेस्ट वाले या बार बार बाकी लोगों पे मैं बिल्कुल ध्यान नहीं देता हूं, सिर्फ पढ़ेंगे, आप पढ़ने पे ध्यान दें, मुझे पढ़ाने दें। हम्म हो गया। तो भाई एक चीज समझो, सबसे पहले तो ये समझो कि 500 बच्चों में 75 तो ऐसे हैं जिनका ना कोई लेना ना कोई देना। आपने प्रश्न अच्छे से पढ़ा, 75 बच्चे ऐसे हैं जो कुछ भी नहीं खेलते, इन्हें कोई मतलब ही नहीं है। तो 500 में से 75 में जैसे ही माइनस करता हूं तो मुझे पता चलता है कि ये 425 बच्चे ही छुपे हुए हैं। ये 425 में ही वो लोग निकलेंगे, वो खिलाड़ी निकलेंगे जो दो दो गेम खेल रहे हैं, दो दो खेल खेल रहे हैं, हाँ या ना। तो अब इस पे पता लगाते हैं। अब एक चीज समझना, 350 बच्चे वो हैं जो क्रिकेट खेल रहे हैं, 125 बच्चे वो हैं जो कबड्डी खेल रहे हैं। तो जैसे ही मैंने इन दोनों को जोड़ा कि भाई 350 में 125 जोड़ा, तो ये तो 475 खिलाड़ी हो गए। जबकि हमें पता चला कि 425 ही लोग हैं यार, 500 में से 75 लोग कुछ भी नहीं खेल रहे, यानी टोटल खिलाड़ियों की संख्या 425 से ज्यादा तो हो ही नहीं सकती।
पर जब मैं क्रिकेट और कबड्डी खेलने वालों को निकाल रहा हूं तो ये तो 475 हो रहे हैं, यानी अब मेरे हाथ में वो लोग आने वाले हैं जो दो दो गेम में खेल रहे हैं। यहां पे 50, भाई एक्चुअल में प्लेयर 425 ही हैं, पर 475 क्यों हो रहे हैं? क्योंकि ये जो 50 बच्चे हैं ये डबल डबल काउंट हो रहे हैं। ये जो 50 ज्यादा हो गए ना, ये वही बच्चे हैं जो डबल डबल काउंट हो रहे हैं। ये क्रिकेट और कबड्डी के कारण डबल डबल काउंट है। तो ये 50 बच्चे वो हैं जो दोनों खेलों में इन्वॉल्व हैं, इन दोनों के अंदर, क्योंकि वो क्रिकेट में भी काउंट हो गए, कबड्डी में भी काउंट हो गए। तो 50 बच्चे टोटल 500 बच्चों का कितना परसेंट है? तो हम कहेंगे कि भैया पूरी संख्या में 10% वो बच्चे हैं जो क्रिकेट और कबड्डी दोनों खेल में आनंद ले रहे हैं। आंसर आएगा डी। कोई तकलीफ हो तो बोलो। क्लियर? वेन डायग्राम पे मत जाओ, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, सिंपल बात है यार, 425 से ज्यादा बच्चे नहीं हो सकते तो 475 कहां से आ गए? ये जो 50 हैं ये दोनों के अंदर काउंट हुए होंगे। मतलब इसको मैं जब मैं क्लास में पढ़ाता हूं तो मैं नहीं बोलता हूं कि ये दूध के ऊपर की मलाई है, यही लोग हैं जो धूम मचा रहे हैं। तो ये 50 बच्चे 500 का कितना परसेंट है? आंसर इज 10%। ओके। वेरी गुड। चक्र वृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट पर 3 साल में कोई पैसा 4 गुना, कितने वर्ष में 64 गुना? ये तो मुझे लगता है कि जिसने भी ये चैप्टर पढ़ा है वो पेन उठाए बिना इसको फोड़कर बताएगा। 3 साल में पैसा 4 गुना, तो कितने साल में पैसा 64 गुना? बोलो भाई, बिना पेन उठाए। जिसने बेसिक पढ़ा होगा उसे पता होगा। हम्म। ठीक है, चलो आ जाओ। एक चीज समझो, मैंने इसमें आपको हमेशा बताया है कि ये पहाड़े में चलता है, ये घात में चलता है। तो भाई ये 4 की पावर 1 है, जो 4 की पावर 3 बन गया। ये 4 की घात 1 है, जो 4 की घात 3 बन गया। यानी ये कितने कदम आगे बढ़ा? 3 कदम। तो इसका पहाड़ा भी उतनी बार लेना है। ये 3 एकम 3 से 3 तिया 9 हो जाएगा। आया ना? तो ये आ जाएगा कि 9 साल में पैसा 64 गुना होगा। सी आपका आंसर आएगा। जो नए बच्चे हैं उन्हें मैं बता दूं एक बार कि इसमें दोनों चीजें साथ साथ बढ़ती है। जो गुना है ये वर्ष है, ये आपका ईयर्स है, और ये आपका गुना है। ये हमेशा घात में चलता है कि 4 की घात 1, 4 की घात 2, 4 की घात 3। ये हमेशा पहाड़े में चलता है। 3 एकम 2, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9। ये हमेशा पावर में चलता है, ये हमेशा पहाड़े में चलता है, लेकिन चलते सेम है। ये 2 कदम बढ़ेगा तो ये भी 2 कदम, ये 3 कदम तो ये भी 3 कदम। तो ये 4 की पावर 3 हो गया है, तो ये 3 × 3 होगा। दैट्स वाई योर आंसर इज 9 ईयर्स, 9 वर्ष। वेरी गुड। अमृत बेस से एनटीपीसी बिल्कुल कवर होगा यार, क्यों नहीं होगा? ये देखो, 1, 5 और 6। अब अगर ट्रिक पता है तो मजे हैं आपके। फिर आगे बढ़ो, 6 और 7। फिर आगे बढ़ो, 7 और 8। ऐसे चलते जाना है, और ऐसे 20, ऐसे 20 पद होने चाहिए, ऐसे 20 टर्म्स होने चाहिए। यानी ऐसा आपको 20 कदम आगे बढ़ाना है। तो ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। तो अगर मैं इसको 20 बार लिखूंगा तो मुझे लगता है कि जो अंतिम होगा वो होगा 24 और 25। बोलो हाँ या ना? 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे 20 बार आगे बढ़ाना है, यानी 20 कदम आगे बढ़ाना है। तो अगर 5 से स्टार्ट हुआ है तो 5 को अगर मैं 20 कदम आगे बढ़ाऊंगा तो 25 ही तो होगा। तो ये लास्ट यहां जाके खत्म होगा, है ना? अब कितने लोग हैं आप में जिनको इसकी ट्रिक पता है, और कितने लोग हैं जिनको ट्रिक्स नहीं पता है? कमेंट करके मुझे बताना। हम्म।
ठीक है, पढ़ लो भाई, पढ़ लो, मत बातें करो अभी। आपको अगर मुझसे कुछ बात करना है तो आखिरी के 5 मिनट बात करेंगे, अभी आप पढ़ो और पढ़ाने दो, जियो और जीने दो, है ना। और वैसे ही मतलब मुझे बड़ा दुख होता है जब आप खूब कॉपी पेस्ट मारते हो, और मैं मजबूर हूं, क्योंकि हर एक का अगर मैं आंसर दूंगा तो इस समय 2000 बच्चे जुड़े हुए हैं, उसमें से 400-500 लोग कुछ पूछने बात करने आते हैं, तो हम पढ़ा नहीं सकते, इसलिए मजबूरी को समझें, हम सिर्फ पढ़ेंगे और आपको सिर्फ पढ़ाना मतलब पढ़ना है, और कोई बातें नहीं, कोई रिप्लाई नहीं मिलेगा आपको। चलो भाई, इसकी आपको एक बहुत अच्छी ट्रिक बताता हूं, याद रखना। कभी कभी क्या होता है, जैसे 5 और 6 है, कभी कभी आएगा 5 और 7, कभी कभी आएगा 5 और 8, कभी आएगा 5 और 9, कुछ भी क्वेश्चन आ जाए, कोई टेंशन मत लेना, इसकी सिंपल ट्रिक बता रहा हूं। 1/डिफरेंस, 1/डिफरेंस, और यहां पे कर देना फर्स्ट माइनस लास्ट। ये ऐसे सवालों की एक गजब की टेक्निक है भाई, सुपर डुपर टेक्निक है। 1/डिफरेंस, फर्स्ट माइनस लास्ट। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 1/डिफरेंस? एक बटे अंतर का मतलब क्या है? तो अंतर का यहां पे मतलब है, इनमें कितने का अंतर है, इनमें अंतर हमेशा सेम आएगा। इनमें कितने का डिफरेंस है? 1 का, तो 1/डिफरेंस यानी 1। फर्स्ट का मतलब है पहला भिन्न, तो यहां पे पहला भिन्न क्या है? सबसे पहले आपको क्या दिख रहा है? शुरू कहां से हो रहा है? 1/5 से, तो फर्स्ट का मतलब होगा 1/5 माइनस लास्ट का मतलब क्या होगा? सबसे लास्ट में क्या है? 1/25। ये आ गया, इतना सा करना है एंड यू आर डन, आपका आंसर आ जाएगा। 1/डिफरेंस, फर्स्ट माइनस लास्ट, एक बटे में अंतर, तो अंतर सब में एक एक का है, 2-2 भी हो सकता है, 3-3 भी हो सकता है, 4-4 भी हो सकता है, 2 का अंतर होता है 1/2, 3 का अंतर होता है 1/3। फर्स्ट माइनस लास्ट, फर्स्ट माइनस लास्ट, सॉल्व करो, खत्म। तो ये तो खत्म ही हो गया, एक है। एलसीएम लेंगे 25, 5 से भाग दिया तो 5 बार, 25 से भाग दिया एक बार, तो ये आ गया 4/25, 4/25। तो भाई 4 में भाग दोगे 0, है ना, फिर आ जाएगा कितना, भाग नहीं जाएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, सॉरी, आप भाग दोगे यहां पे, ठीक है ना। आप एक काम कर सकते हो, अगर इसमें कंफ्यूजन है तो एक छोटा सा काम करो आप, जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो, मैं बताता हूं। 4 और 25 है, आप ऊपर और नीचे 4 का गुणा कर दो। जिनको कंफ्यूजन है कि आंसर क्या आएगा, उनके लिए बहुत अच्छी ट्रिक बता रहा हूं। आप 4-4 का गुणा कर दो। अब आप बोलोगे 4 का ही गुणा क्यों करना है सर? ताकि नीचे 100 बन जाए। तो देखो ऊपर क्या आएगा, ऊपर आएगा 16, नीचे क्या आएगा 100, और 16 में भाग दो जरा, पहली फुर्सत में आंसर क्या आएगा, 1/6। तो 1/6 आपका आंसर है, डायरेक्ट भाग दे सकते हो, वेल एंड गुड। कंफ्यूजन होता है 100 बना लो नीचे। द करेक्ट आंसर इज 0.16, 0.16। कोई तकलीफ? 1/डिफरेंस, फर्स्ट माइनस लास्ट, एक बटे अंतर, फर्स्ट माइनस लास्ट, बेहतरीन तरीका। आप इसको कभी भी लगाइए, ऐसे इनफाइनाइट या 1/1 वाले क्वेश्चंस में हमेशा ये टेक्निक काम करेगी। चलें आगे। वह बड़ी से बड़ी संभव लंबाई ज्ञात करिए जिसका उपयोग 220, 260 और 300 सेंटीमीटर की लंबाइयों को मापने के लिए किया जा सकता है। ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं ये एलसीएम एंड एचसीएफ चैप्टर के होते हैं। इसमें कई बच्चों को कंफ्यूजन होता है, समझ नहीं आता है कि एलसीएम निकालना है कि एचसीएफ, है ना। अगर प्रैक्टिस है तो आपको पता होगा कि इसमें एचसीएफ निकालना है, प्रैक्टिस नहीं है तो ऑप्शन देख लिया करो। अगर ऑप्शन छोटी छोटी संख्या है मतलब एचसीएफ निकालना है, ऑप्शन बड़ी संख्या है मतलब एलसीएम निकालना है। तो आपको एक ऐसा कॉमन नंबर ढूंढना है, आपको एक ऐसा कॉमन नंबर ढूंढना है जिससे आप 220, 260 और 300 सब में भाग दे सको। ऐसा कोई नंबर बताओ जिससे आप तीनों में भाग दे सकें। ऐसी कौन सी और सबसे बड़ी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे बड़ा कौन सा नंबर हो सकता है जिससे आप तीनों में भाग दे सकते हैं? बस वही आपका आंसर है। गॉट इट? तो भाई 15 का भाग सब में जाए ना जाए, 10 और 20 दो ऐसी संख्याएं हैं जिनका भाग सब में जा सकता है, और 20 वो सबसे बड़ी संख्या होगी, क्योंकि 20 का भाग सब में जा सकता है, ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, वो सबसे बड़ा नंबर है जिसका भाग सब में दे सकते हैं, इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता। यही आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन, x की वैल्यू x से बड़ी है और इनका कहना है
कि x प्लस 1/x की वैल्यू √29 है, तो x माइनस 1/x का आंसर क्या होगा? अलजेब्रा का क्वेश्चन है और इसकी ट्रिक होती है, अगर आपको याद हो तो मुझे बताइए। ओके, चलिए मैं इसके आपको ट्रिक बताता हूं। जितने भी बच्चे 5 आंसर दे रहे हैं, बहुत बढ़िया यार, आपको पता है कि इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है। जिनको नहीं पता है मैं बता दूं कि जब भी प्लस से माइनस पे जाते हैं, और अभी मैंने एक हफ्ते पहले ही मैथ्स फाउंडेशन बैच में अलजेब्रा में ऐसे आपको 100 से ज्यादा टाइप के क्वेश्चन कराए थे। जो मैथ्स फाउंडेशन बैच के हैं, जिन्होंने ये मुझसे लाइव पढ़ा है एप्लीकेशन पे, वो हाथ उठाओ, है ना। और जो भूल गए हैं उन्हें मैं याद दिला देता हूं। मैंने आपसे कहा था कि नंबर का स्क्वायर करके 4 घटा के स्क्वायर रूट लगाते हैं, ये इसका शॉर्टकट है। अगर प्लस से माइनस पे जाते हैं तो माइनस, अगर माइनस देके प्लस पूछते तो यहां प्लस, ये इसकी ट्रिक है। तो आपको कुछ नहीं करना है भाई, नंबर का स्क्वायर करके 4 घटा के स्क्वायर रूट। अब यहां पे अभी उतना समय नहीं कि मैं ये सिद्ध करके बताऊं कि ये कैसे बना। आपको मैंने चैप्टर पढ़ाते समय बताया भी था, है ना, कि ये कैसे आता है, क्यों बनता है। बट अभी आप केवल मलाई से मतलब रखिए कि ऐसा करना है। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल होगा तो 29 माइनस 4, 29 में से 4 जाएगा तो बचेगा 25, एंड 25 किसका स्क्वायर होता है जी? 5 का। दिस इज योर आंसर। ठीक है, नंबर का स्क्वायर करके 4 घटाते हैं और अंडर रूट करते हैं। क्यों करते हैं, इसके पीछे पूरा एक कॉन्सेप्ट है, जिसको कभी बेसिक से पढ़ेंगे अलजेब्रा तब हम समझाएंगे। फिलहाल आप याद रखिए, प्लस से माइनस पे जाना है तो माइनस, माइनस से प्लस पे जाना होता तो यहां प्लस लग जाता। बाकी सेम तरीका आपका काम करता। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कटा, 29 में से 4 गया 25, 25 किसका वर्ग होता है? 5 का। तो आंसर आपका आ जाएगा 5। और मुझे उम्मीद है कि आपने ये वीडियो अभी तक देख लिया होगा, जिसमें एनटीपीसी के विद्यार्थियों के लिए हमने धमाकेदार चीजें लॉन्च करी हैं और शानदार तोहफे आपको दिए हैं। 2 दिन के लिए हमने 499 भी किया था, लेकिन अब बैच वापस से 799, और अभी भी बहुत ज्यादा नहीं है। और बढ़िया आपको 13 शिक्षकों की टीम मिल रही है। विनर्स के जो ऑलरेडी बच्चे हैं उनको इस पे 20% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट है इस कूपन कोड का यूज करके। और मेरा मैथ्स फाउंडेशन कोर्स पूरा बैच आपको मेरा मैथ्स का इसमें मिल ही रहा है। आखिरी में और जानकारी मैं आपको दूंगा। फिलहाल अगले सवाल पर चलते हैं। इनका कहना है कि 108 ले लो, 288 ले लो और 360, और इन्होंने सीधे सीधे शब्दों में बोल दिया, इस बार कोई घुमा फिरा के बात नहीं करी कि भैया एचसीएफ बताओ। तो जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने आपको एचसीएफ का मतलब बताया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो सबसे बड़ा नंबर जिससे तीनों को डिवाइड कर सको, जिसका भाग तीनों में जा सके, वो आपको बताना है। मैथ्स फाउंडेशन आपको मिलेगा रेलवे के हर बैच में मेरा। तो आपने एनटीपीसी लिया हो, अमृत बैच लिया हो, आपको मैथ्स फाउंडेशन मेरा मिलेगा। अच्छा अरुण भाई, किताब मिल गई तुम्हें ना, क्या बात है यार। बोलो क्या हो सकता है सबसे बड़ा नंबर? अब थोड़ा सा अगर आपको पहाड़े याद हैं, थोड़ी प्रैक्टिस है, तो आप कर सकते हो, है ना। और यहां पे भगवान के लिए वो बच्चों वाला तरीका मत लगाना कि 108 फिर सब में देखो, है ना, फिर गुणनखंड करो, फिर सब में कॉमन निकालो। नहीं, पहला तरीका है कि अगर आपकी प्रैक्टिस है, पहाड़े ठीक ठाक याद हैं, तो आप बिंदास देखो। 26 और 34 तो आंसर हो ही नहीं सकते, क्योंकि 26 के पहाड़े में कुछ नहीं आता, 34 के पहाड़े में कुछ नहीं आता। आंसर 2 ही पॉसिबल है। अब मैं आपको इसमें भी चुनना बताता हूं, थोड़ी सी कम मेहनत में। एचसीएफ निकालने की जो सबसे अच्छी ट्रिक है, एचसीएफ निकालने की जो सबसे अच्छी ट्रिक है, वो है अंतर विधि, जिसको हम कहते हैं डिफरेंस, अंतर निकालना। सबसे पहले ढूंढिए सबसे कम अंतर कहां है, लोएस्ट डिफरेंस कहां है। इन दोनों में सबसे कम अंतर आपको दिखेगा। इन दोनों में कितने का अंतर है, तो आप कहेंगे 72 का। आप इन दोनों में भी डिफरेंस निकाल सकते हो, लेकिन इनमें डिफरेंस इसके कंपैरिजन में ज्यादा होगा, है ना। तो आप इनका डिफरेंस ले लो। अब 72 को अगर आप तोड़ोगे तो ये 2 तरीके से टूट सकता है। पहला 36 का दुगना, और दूसरा 24 का 3 गुना। ठीक है ना, 36 का दुगना, 24 का दुगना।
हालांकि 24 और 36 दोनों आपके पास ऑप्शन में है। आपको दिख रहा है कि यार 36 का भाग इसमें भी जाता है, 36 तिया ये भी होता है, और 36 का पहाड़ अगर आप कितनी बार, 8 बार लेते हैं तो ये भी जा रहा है, यानी 36 के पहाड़े में ये तीनों आते हैं, तो हमें सोचना ही नहीं है, 36 आंसर आ जाएगा। हालांकि 24 और 36 की ही लड़ाई थी तो हमने जल्दी कर लिया, और होता तो फिर हम इनको और ब्रेक डाउन करके सॉल्व करते, बट उतना टफ नहीं था, है ना। बाकी अंतर निकाल के आप मेक श्योर कर सकते हो। अब 72 है, तो 72 का 34 और 26 से तो कोई कनेक्शन ही नहीं है, तो वो दो ऑप्शन तो वैसे भी आपके हट गए कि उनका कोई काम यहां पर है नहीं। बुक लेना है कैसे लें, मैं लास्ट में बताऊंगा आपको, बुक का कोर्स का सब आखिरी में बात करेंगे। चलिए अगला, वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करिए जो 2, 5, 7, 8, 10 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभाज्य हो। शानदार सवाल है यार, मजा आएगा इस सवाल में। आपको शब्दों पे ध्यान देना है। छोटी से छोटी संख्या का मतलब होता है एलसीएम निकालना पड़ेगा। फिर इन्होंने बोला कि सर ऐसी संख्या बताओ जो पूर्ण वर्ग संख्या हो, अपने आप में वो किसी का स्क्वायर भी होना चाहिए, अपने आप में वो किसी का वर्ग होना चाहिए, और उस संख्या में इन सब का भाग जाए। तो भाई पहले तो तुम एक काम करो, 2, 5, 7, 8 और 10 इनका पहली फुर्सत में एलसीएम निकालो, सिर्फ एलसीएम निकालो, मैं बता दूंगा। और अगर उसके गुणनखंड कर लोगे, उनको अगर आप फैक्टर्स यानी टुकड़े कर दोगे तो और ज्यादा इजी हो जाएगा आपके लिए नंबर्स को ढूंढना। तो पहली फुर्सत में एलसीएम निकालो, फिर मैं बताता हूं उसके आगे क्या करना है। क्या बात है, बहुत सारे लोगों का आंसर आ गया है, बढ़िया। लाइक के बटन का जिन्होंने प्रयोग नहीं करा है, लाइक के बटन को भी ठोक डालो। बहुत बढ़िया। चलो मैं आपको एकदम बेसिक से बताता हूं, क्योंकि पूर्ण वर्ग संख्या बनाना है तो थोड़ा सा लेवल नीचे लाके बताना पड़ेगा। पहले 2 का भाग सब में देते हैं, तो 2 का भाग जाएगा, इसमें नहीं जाएगा, इसमें नहीं जाएगा, इसमें 4 बार, इसमें 5 बार। अभी 2 का भाग और जा सकता है, तो 2 एकम, ये 2 बार हो जाएगा, ये 5 बार। अभी भी 2 का भाग जा सकता है, तो ये 1 रहेगा, 5 रहेगा, 7 रहेगा, 1 जाएगा 5। अब 5 का भाग जा सकता है, तो 1 1 7 1 और 1। अब सिर्फ 7 का भाग जाएगा, 1 1 1 1 और 1। अब आपको पता है कि इनका एलसीएम क्या आएगा? इनका एलसीएम वो नंबर होगा जो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। अगर आपसे बोलते कि वो संख्या बताइए, सिर्फ ऐसा सवाल होता कि वह संख्या बताइए जिसमें इन सब का भाग जाए, तो यह आंसर आता। 2 का दुगना 4, 4 का दुगना 8, 8 इंटू 5 40, और 40 का साथ में गुणा कर देंगे 280। ये वो संख्या है जिसमें सब का भाग चला जाएगा। लेकिन आपसे बोला है कि वो अपने आप में पूर्ण वर्ग होना चाहिए। पूर्ण वर्ग होना चाहिए यानी आपको इसके ऊपर स्क्वायर रूट लगाना है कि वो बाहर अपने आप में क्या निकले, एक परफेक्ट नंबर बन के निकले, है ना। एक स्क्वायर रूट उस पे होना चाहिए। तो भाई मुझे बताओ, वर्गमूल की एक शर्त है, जोड़ा चलता है, पेयर चलता है। ये 2 बार है तो बाहर निकल जाएगा, लेकिन आपको सबकी शादी करानी है कुल मिला के। ये बेचारा अकेला है तो इसको एक और 2 दे दो, इसका काम हो जाएगा। ये अकेला है तो इसको एक 5 दे दो, इसका काम हो जाएगा। ये अकेला है तो इसको एक 7 दे दो, इसका काम हो जाएगा। 7 को 7 मिल जाए, समझ में आ रहा है। ये दोनों का एक ही जोड़ा है तो ये तो बाहर हो जाएगा। इसको एक चाहिए, इसको एक चाहिए, इसको एक चाहिए। अब आप इन सारी संख्याओं का गुणा कर लो, वो आपका आंसर आएगा, क्योंकि तभी तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर बन पाएगा, तभी तो एक पूर्ण वर्ग बन पाएगा। क्योंकि जब उसका वर्गमूल निकालें तो वो किसी ना किसी संख्या का वर्ग होना चाहिए। ये आपका प्रश्न है। तो आपने इनका गुणा करके तो भैया 280 निकाला ही था। 5 का दुगना 10, 10 इंटू 7 कितना हो जाएगा आपका? 70 हो जाएगा। तो 0 0 हो गया। 7 इंटू 8 56 का 6, 14 और 5 कितना आ जाएगा? 19। इन सब का गुणा करने पे आ रहा है 19,600। बधाई हो, आपका आंसर सी है। खेल समझ में आया कि नहीं? सबका जोड़ा बनना चाहिए, सबकी नौकरी लगनी चाहिए। ठीक है। अब यहां पे आप शॉर्टकट क्या लगा सकते थे? आपको पता है कि मुझे ऐसी संख्या, देखो 7 एक थोड़ा सा अनकॉमन नंबर है। जो भी आंसर आएगा उसमें 7 का भाग जाना ही चाहिए। इसमें 7 का भाग जाएगा क्या? नहीं जाएगा। इसमें 7 का भाग जाएगा, 7 दूनी 14, 46, नहीं जाएगा।
इसमें 7 का भाग जाएगा क्या? 7 का दुगना 14, बचेगा 52, नहीं जाएगा। इसमें 7 का भाग जाएगा क्या? 7 दूनी 14, 7 इंटू 8 56। इन चारों ऑप्शन में एकमात्र संख्या है जिसमें 7 का भाग जा रहा है। अगर मैं आपकी जगह एग्जाम में होता, ये करता ही नहीं, मैं देखता। अच्छा, आप बोलोगे साथ ही क्यों सर? क्योंकि देखो, सारी सम संख्या है तो 2 का भाग जाएगा, सबके आखिरी में 0 है तो 5 का भाग भी जाएगा, सबके आखिरी में 0 है तो 10 का भाग भी जाएगा। हम थोड़ा सा यूनिक नंबर ढूंढते हैं, अनकॉमन नंबर ढूंढते हैं। तो 7 वो नंबर है जो सब में नहीं दिख रहा है, तो सब में 7 का भाग देके देखते। केवल सी ऑप्शन है जिसमें 7 का भाग जा रहा है, बाकी में परेशान होने की जरूरत ही नहीं थी। तो ये मेथड लगाने से अगर बचना है तो आप ऐसे ऑप्शन से जा सकते थे, वो डायरेक्ट आ जाता। बाकी मेथड पता होनी चाहिए, इसलिए मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए। ठीक है, काना कह रहे हैं सर आप ही हैं जो सबके जोड़े बना रहे हो। देखो, मेहनत करोगे तो तुम्हारा भी जोड़ा बन जाएगा। ठीक है, चलें आगे। डिजिटल सम लगा सकते हो पर मतलब नहीं अभी यहां पर, है ना। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। 8 के बाद 10 आ गया। चलो, नंबरिंग में कुछ गड़बड़ हुई है या सवाल कुछ आगे पीछे हो गया होगा। सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज का एक क्वेश्चन आपके सामने है। 5 साल में 7500, 7 साल में 9200, दर ज्ञात करिए। भाई कोई धनराशि है जो 5 साल में 7500 हो गई और 7 साल में 9200 हो गई, तो आपको बताना है लगभग ब्याज की दर क्या हो सकती है। अप्रोक्सीमेटली रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको पता लगाना है। हाँ जी, सिंपल इंटरेस्ट का बड़ा ही सिंपल सवाल है, पर ऑप्शंस इन्होंने दशमलव में दिए हैं, इसका मतलब कैलकुलेशन कहीं ना कहीं है। डिजिटल सम इसमें नहीं काम करेगा क्योंकि आंसर दशमलव में आ रहा है, मतलब ये आगे तक जाएगा। यूनिट डिजिट काम नहीं करेगा क्योंकि आंसर बड़ा है, इन्होंने इसको राउंड ऑफ करा है। तो ये चाहते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट के आसान सवाल में आपको कैलकुलेशन करना पड़े, और एग्जैक्टली यही मेरा मतलब था कि सवाल 30 आपसे पूछेंगे। अभी तक आपने देखा कि सवालों में कोई दम नहीं था, हल्का फुल्का घुमाते, लेकिन 4-5 सवाल को ये थोड़ा सा कठिन नहीं कर सकते, बस कैलकुलेशन बढ़ा सकते हैं। इसलिए तय मानना, प्रश्न कठिन नहीं आएगा, कैलकुलेशन ज्यादा आ सकता है। थोड़ा सा कैलकुलेटिव उसको वो बना सकते हैं, इससे ज्यादा वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। क्लियर? चलो, हम यहां पे ये देखते हैं। आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि सिंपल इंटरेस्ट में हर साल का ब्याज सेम चलता है, ब्याज कभी बदलता नहीं। जो ब्याज लगेगा वही चलेगा। चक्रवृद्धि ब्याज में बहुत नाटक है, हर साल ब्याज बदलेगा, लेकिन सिंपल इंटरेस्ट में ब्याज सेम रहता है। तो हमने यहां पे देखा कि भैया 2 साल का अंतर आया, और यहां पर कितने का अंतर आया? यहां पे 1700 रुपए का अंतर आया। 2 साल में 1700 रुपए, यानी हर साल 850 रुपए ब्याज लग रहा है। यह बात समझ में आई कि नहीं? 2 साल बढ़ गए तो 1700 रुपए बढ़ गए। 2 साल में 1700 रुपए ब्याज लग रहा है, यानी हर साल 850 रुपए ब्याज लग रहा है। तो आप कहोगे ठीक है सर, अब आपकी जो मर्जी आए वो ले लो, इसको लेना है, इसको लेना है, तो हम इसी को ले लेते हैं। 1 साल का ब्याज 850। देखो, आपको एक और चीज पता होनी चाहिए कि ये मिश्रधन है, दिस इज अमाउंट, और अमाउंट का मतलब होता है मूलधन धन ब्याज। इस 7500 के अंदर 5 साल का ब्याज शामिल है, इस 9200 के अंदर 7 साल का ब्याज शामिल है। 1 साल का 850, तो मुझे बताइए 5 साल का कितना? तो इसका 5 गुना कर देते हैं। तो जब मैं इसका 5 गुना करने जाऊंगा तो 4250 आएगा क्या? 1 साल का ब्याज 850, तो 5 साल का कितना होगा? 4250। इसका मतलब इस 7500 के अंदर इतना तो ब्याज है, ये 5 साल का इंटरेस्ट है। तो अगर मैं इसमें से 4250 घटा दूं, बात समझ में आ रही है? 7500 के अंदर मूलधन और 5 साल का ब्याज शामिल है ना। तो अगर मैं इसमें से 5 साल का ब्याज हटाता हूं तो मुझे प्रिंसिपल पता चलेगा। 500 में से 200 गया, यानी 3250। ये है भैया प्रिंसिपल, ये है मूलधन। तो आप हर साल 850 रुपए ब्याज दे रहे हो, किस पर? 3250 पर।
और मल्टीप्लाई कर दोगे 100 का, गुणा कर दोगे 100 का। 850 रुपए 1 साल का ब्याज है, और ब्याज हमेशा लगता है प्रिंसिपल पर, मूलधन पर। मूलधन कितना है? 3250। 850 रुपए ब्याज है, 3250 पर मल्टीप्लाई कर देंगे 100 का। जीरो से आपका जीरो गया, ठीक है ना। अब 32 का दुगना 64 और एक 65। आप एक काम करो, पहले इनको 5 से भाग देके थोड़ा सा हल्का कर दो, है ना। देखो लगभग हमें निकालना है, तो 100 को टच मत करना। 5 से भाग दिया तो ये 17 बार आया, 5 से भाग दिया तो ये 65 बार आया, ठीक है ना। अभी क्या कर सकते हैं, 65 का अगर मैं दुगना कर दूं, देखो मैं थोड़ा सा इसको आसान बनाने के लिए 2/2 कर रहा हूं, ऊपर भी 2 का गुणा, नीचे भी 2 का गुणा। 100 को टच मत करना, उसको रहने दो। तो 17 का डबल क्या हो जाएगा? 34। और 65 का डबल क्या हो जाएगा? 130। तो 30 का जीरो भी छोड़ो, 13 का भाग दो। 13 का भाग देंगे, 13 दूनी 26, 13 2 26। इसमें से 26 गया तो बचा कितना? 8 और 0। अब 13 का पहाड़ा कितनी बार ले सकते हो? तो 13 इंटू 6 78, 13 इंटू 7 91, यानी 26। तो भैया 26 बार भाग जा रहा है, आंसर 26 दशमलव समथिंग समथिंग, 26 दशमलव कुछ कुछ आएगा। सी आपका आंसर है। समझ में आया? मैथ्स इज नथिंग बट प्लेइंग विथ नंबर्स। आपको संख्याओं के साथ खेलते आना चाहिए, है ना। हमने क्या करा भाई, मुझे दिख रहा था कि यार 65 को मैं डबल कर लूंगा ना, 65 का भाग देने से आसान है 13 का भाग देना, हाँ या ना। तो ऐसा करते हैं कि इन दोनों को डबल कर देते हैं। 17 2/2 कर दोगे। ये 2/2 एक मेरी बहुत फेवरेट ट्रिक है, जिसको मैं बहुत जगह यूज करता हूं, और आपको भी समझ में आया होगा कि हमें यहां पे क्या करना है। क्लियर है? कैमरा ब्लर हो रहा है, चलो अभी ठीक कर दिया। तो 17 का डबल 34, 65 का 130, यानी मुझे 130 13 का भाग देना है, और जीरो का टेंशन मतलब 100 अपने पास रखा हुआ है। तो 17 दूनी 34, 17 इंटू 13 दूनी 26, और 13 इंटू 6 78, यानी 26 बार, और 26 वाला एक ही ऑप्शन है, तो आगे भाग देने की जरूरत नहीं है। योर आंसर इज सी, 26 पॉइंट समथिंग समथिंग। एक बार पूरा जल्दी से बता रहा हूं, 2 साल में 1700 रुपए ब्याज लग रहा है। साधारण ब्याज हर साल फिक्स होता है, एक बार जो तय हो गया वही चलता रहेगा। तो अगर भाई 2 साल बढ़ने से 1700 रुपए बढ़ गए, यानी हर साल 850 रुपए ब्याज लग रहा है। जैसा मैंने आपसे कहा कि ये दोनों मिश्रधन है, ये अमाउंट है, इसके अंदर 5 साल का ब्याज है, इसके अंदर 7 साल का ब्याज है, कोई से भी आंसर सेम आएगा। तो मैंने कहा कि 1 साल का ब्याज 850, तो 5 साल का कितना? 5 साल का ब्याज 4250। इसके अंदर 5 साल का ब्याज शामिल है, तो अगर मैं इसमें से 4250 घटाता हूं, तो मुझे पता चला कि अच्छा मूलधन इतना है। अगर मैं 7 साल का घटाऊंगा तब भी मूलधन सेम आएगा। तो मैं हर साल इस मूलधन पर 850 रुपए ब्याज दे रहा हूं। तो 850 3250 का कितना परसेंट है? आंसर आ गया कि मैं हर साल 26.2% के आसपास ब्याज की दर चुका रहा हूं। क्या पूरा मामला समझ में आया आप सभी को? ठीक है। इसके अंदर 5 साल का ब्याज शामिल है, 1 साल का ब्याज इतना, तो इसका 5 गुना, तो 5 साल का ब्याज। इसमें से 5 साल का ब्याज घटाया तो ये मूलधन है। आप जब तक ये नहीं समझोगे ना कि ये अमाउंट है, तब तक समझ नहीं आएगा ये कैसे हुआ। मूलधन और ब्याज मिलाकर 7500 है, 5 साल का ब्याज हटाया, बचा आपके पास प्रिंसिपल यानी मूलधन। ठीक, चलो। एक सेल्समैन एक लैपटॉप के अंकित मूल्य पर पहले 25% का डिस्काउंट देता है, और 20% का और डिस्काउंट देता है, और डिस्काउंट देने के बाद 18,000 में बेचता है। तो इसका अंकित मूल्य कितना था? वैसे आपको पता होगा कि डिस्काउंट हमेशा अंकित मूल्य, जिसको आप और हम आम जिंदगी में एमआरपी कहते हैं, उसे लाभ हानि की दुनिया में अंकित मूल्य यानी मार्क्ड प्राइस कहते हैं। ठीक है, 100 को छोड़ो ना यार, आंसर आ गया अपना। आप आराम से काटा पीटी भी करोगे ना, आखिरी में आंसर वही आएगा, 26। ऊपर से निकल रहा है तो फिर थोड़ा सा आपको इन चैप्टर्स का बेसिक पढ़ना पड़ेगा। अगर आपको इन चैप्टर्स के बारे में अगर पढ़ा हुआ नहीं है तो थोड़ा सा कम समझ में आएगा, तो आप चैप्टर्स के बेसिक पढ़ने पर काम करिए। ठीक है बुलबुल जी। सोहिल खान कह रहे हैं सर आप पहले से बहुत पतले हो गए हैं। हाँ भाई सोहिल, पिछले 8-10 महीनों से बहुत कठोर तपस्या में लगे हुए थे हम वजन कम करने की, इसलिए आप मेरे पुराने वीडियो देखोगे तो आप पहचान नहीं पाओगे मुझे, है ना।
30,000 आंसर दिख रहा है, वेरी गुड। चलो देखो, आपको नहीं पता कि उसका मार्क्ड प्राइस क्या है। आपने पहले 25% का डिस्काउंट दिया, तो वैसे जो पढ़ने वाले बच्चे हैं जिन्होंने चैप्टर पढ़ा है वो तुरंत यहां पे क्या करेंगे, वो तुरंत यहां पे 3/4 लिखेंगे। पर मैं 3/4 लिख दूंगा, कईयों को बुरा लग जाएगा कि ऐसा कैसे कर दिया आपने। तो सुनो, 25% का मतलब होता है 1/4, 4 पर 1 का डिस्काउंट दिया, तो 4 में से 1 दे दिया तो बचा 3/4। फिर हमने 20% का और डिस्काउंट दिया, तो भाई 20% का मतलब होता है 1/5, 5 पर 1 का डिस्काउंट दिया यानी 4/5, और दोनों डिस्काउंट देने के बाद 18,000 में बेचा। ये सेलिंग प्राइस है, समझ में आया। 4 पर 1 का डिस्काउंट यानी 3/4, 5 पर 1 का डिस्काउंट यानी 4/5। ठीक है, इसको सॉल्व करो, आपको आंसर की प्राप्ति हो जाएगी। बहुत अच्छी बात क्या है कि 4 से 4 गया, 3 से कैंसिल हो गया, ये 6,000 बार, और 6,000 का 5 में गुणा कर दो, आपका आंसर आ जाएगा 30,000, 30,000। ये उसका कॉस्ट प्राइस था, एमआरपी थी, जिस पे डिस्काउंट दे दे के तुमने 18,000 में खरीदा। क्लियर है? सक्सेसिव डिस्काउंट इसको कहते हैं, क्रमागत छूट कहते हैं। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन। अब ये देखो, ये क्वेश्चन देकर मतलब क्या वो बच्चों से पूछना चाहते हैं, मुझे यही समझ नहीं आता है। ऐसे लड्डू सवाल भी आए हैं। देखो, आपके एनटीपीसी एग्जाम के लिए आगे ग्रुप डी का एग्जाम आएगा, उसके बाद एसएससी जीडी का एग्जाम आएगा, उसके बाद एसएससी सीजीएल सीएचएसएल। हर एग्जाम के लिए हम आपके साथ हैं, और लगभग हर दिन मैं 8 बजे लाइव आ रहा हूं। कभी आपको पेपर सॉल्व करवाता हूं, कभी आपको कट ऑफ बताऊंगा, कभी आपको, आपने अगर एक वीडियो नहीं देखा है, मैं उसको यहां मेंशन करना भूल गया। मैंने 3-4 दिन पहले रणनीति स्टडी प्लान पे बात करी थी कि आपको कैसे पढ़ना है, मैथ्स किस तरीके से पढ़ना चाहिए, रीजनिंग कैसे पढ़ना है, जीएस कैसे पढ़ना है। बहुत अल्टीमेट वीडियो है वो, और जिसने भी उस वीडियो को देखा है उसका एकदम मतलब ये वाला जो माला है ऊपर का, ये जरूर एकदम कचरा साफ हुआ होगा, जाले साफ हो जाएंगे। वो इतना शानदार वीडियो है, मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में लगवा दूंगा, या आप एनटीपीसी स्ट्रेटेजी रणनीति और उसके आगे मेरा नाम लिख दीजिएगा, आदित्य पटेल। वो वीडियो आपका जीवन बदल सकता है, सिलेक्शन तो दिला ही देगा आपको, वो वीडियो देखना। और नहीं तो आप उसमें कमेंट पढ़ना, आपको पता चलेगा कि कितना क्रांतिकारी वीडियो है वो। तो मैं लगभग हर दिन 8 बजे आके कुछ ना कुछ आपको डोज देकर जाता हूं, कुछ ना कुछ आपके काम की बात करके जाता हूं। तो आप 8 बजे जुड़े रहिएगा मुझसे, और आगे भी आपको और पेपर सॉल्व करवाएंगे, बहुत सारी चीजें करेंगे। हाँ जी, आगे आंसर 1,45,000 मुझे आंसर सबसे ज्यादा कमेंट में दिख रहा है, हो सकता है सही हो। भाई हम जानते हैं कि परसेंटेज की दुनिया में हर चीज 100% होती है। अब अगर 45% बच्चे पास हुए हैं तो फेल कितने हुए होंगे? 55। अगर ये पास हैं तो ये फेल है ना? और वास्तव में फेल कितने बच्चे हुए हैं? इतने। तो 79750 अगर 55% तो 100% क्या? बात समझ आ रही है? फेल होने वाले बच्चे इतने हैं तो ये 55% है, तो 100% क्या? परीक्षा में भाग लेने वाले छात्रों की संख्या। अब देखो यार, जैसे ही जैसे मुझे 55 दिखा तो मुझे एक बात कंफर्म है कि ये 11 से दोनों कटेंगे। हम एक काम और करें क्या, डिजिटल सम लगा के देखें। अब डिजिटल सम पढ़ लो, जो आज की दुनिया में डिजिटल सम नहीं जानता है, मतलब आप 8 से 10 लाख बच्चों में पहले से ही पीछे हो। अगर डिजिटल सम आपको नहीं आता तो पढ़ लेना, बहुत काम की चीज है। और YouTube पे मैंने निशुल्क 2 लेक्चर्स दिए हैं, आप YouTube पे सर्च करिएगा डिजिटल सम और मेरा नाम लगाइएगा बाय आदित्य पटेल। 2 लेक्चर्स मिलेंगे, आपकी कैलकुलेशंस को शानदार स्तर पे लेके जाएगा, सीख लीजिए, है ना? तो पर डिजिटल सम यहां पर मुझे थोड़ा सा फेल होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि 5 4 9 और 1 10, 5 4 9 और 1 10, तो डिजिटल सम यहां काम नहीं करेगा। नॉर्मल काटापीटी करके ही इसको निपटाना पड़ेगा आपको, ठीक है जी? या फिर आप लगा लो, हो सकता है, 1 मिनट रुको। इनका डिजिटल सम 1 है, इसका डिजिटल सम 1 है, इसका डिजिटल सम 4 और 1 5 है, यहां 5 और 4 9 गया, 5 2 7 और 1 8 है, तो इसका डिजिटल सम 8 है। चलो चेक करते हैं इसका डिजिटल सम क्या है। तो 9 गया, 7 और 7 हो गया 14, 14 और 5 हो गया आपका 19, 19 मतलब 1, 5 और 5 मतलब कितना आ गया?
फंसेगा यार ये एक डिजिटल सम आ रहा है, मतलब आंसर इन दोनों में से ही कोई सा होगा, तो फिर आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, चलो। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप पहले इसको 11 से उड़ाओगे, तो 11 से कैंसिल होगा 5 बार, 11 से ये कैंसिल होगा, 11 इंटू 7 हो गया 77, बचा आपके पास कितना, 2 और 7, 11 का दूना 22, 11 इंटू 5 55, ये आ गया। फिर 5 से ही उड़ाना भरे अब इसको, तो 5 एकम 5, बचेगा आपके पास 2 और 2, 5 इंटू 4 20, और हो गया 5 इंटू 5 25। चलो बढ़िया, 145 आ रहा है, 145,000 इज योर आंसर। ठीक है, 11 से इजीली कैंसिल हो रहा है, तो बहुत बड़ी बात नहीं है। कोर्स की जानकारी मैं आपको लास्ट में दे दूंगा, बुक्स का लास्ट में बता दूंगा, अभी पढ़ो, लास्ट में सब बता दूंगा आपको मैं। हाँ, एसएससी जीडी के विद्यार्थियों के लिए इस रविवार हम शानदार चीज ला रहे हैं, एसएससी जीडी वालों को भी धमाकेदार चीज देंगे। आर का वह मान ज्ञात कीजिए ताकि पहली आर विषम प्राकृत संख्याओं का माध्य आर स्क्वायर बटे 16 के बराबर हो। जिसको कॉन्सेप्ट पता है वो क्या कहेगा कि सर नीचे 16 आया है ना, तो आंसर 16 आएगा, हो गया सॉल्व, खत्म। पर कैसे, मैं बता रहा हूं आपको। देखो क्या होता है, आर प्रथम आर विषम प्राकृत संख्याओं का जो माध्य होता है उसका सूत्र ही आर होता है। अगर आर संख्याएं हैं, 10 संख्याएं हैं तो 10, अगर आर संख्याएं हैं तो उनका एवरेज क्या आएगा, उनका माध्य क्या आएगा, आर आएगा, जो अपने आप में किसके बराबर है, आर बटे 16 के। आर के स्क्वायर का मतलब है कि यहां पे आर कितनी बार है, 2 बार है, एक आर से एक आर गया तो ये आ जाएगा 16, यानी यहां पे आर की वैल्यू क्या है भाई, 16। इतना सा सवाल है। ठीक है, चलो बेसिक पढ़ो भाई, बेसिक अच्छा करोगे ना, इन सब चीजों को आप बहुत मस्त उड़ा पाओगे। 2/3, 3/4, 4/5 और 5/6। अब बताओ नंबर सिस्टम का कितना आसान क्वेश्चन है ये। हर चैप्टर में आप पाएंगे कि चीजें बड़ी लड्डू हैं, आसान है, बस बेसिक आपको मजबूत करना है। देखो भाई, बेसिक ये कहता है, आप सब में ध्यान से देखो, सब में डिफरेंस कितने का है, सब में डिफरेंस 1 का है, सभी में अंतर कितने का है, 1 का है। जब भी सब में अंतर 1 का हो तो जो सबसे बड़ा नंबर है वो वास्तव में बड़ा है, और जो सबसे छोटा है वो वास्तव में छोटा है। तो आपसे कहा है सबसे बड़े और सबसे छोटे का अंतर, सबसे बड़ा कौन, 5/6, सबसे छोटा कौन, 2/3। समझ में आया। हम इतना कॉन्फिडेंटली क्यों कह पा रहे हैं, क्योंकि सब में डिफरेंस 1 का है, सब में अंतर 1 का है। अगर सब में अंतर 1 का है तो जो बड़ा वो बड़ा, जो छोटा वो छोटा। क्लियर है बात। तो सबसे बड़े में से सबसे छोटे को घटाओ, तो एलसीएम आया 6, ये 5 का 5 ही रहेगा, 3 का दुगना 6, 2 दूनी 4, भाग देके गुणा करते हैं, 3 का 2, 2 दूनी 4, सो आपका आंसर आएगा 1/6, 1/6। सबसे बड़े और सबसे छोटे का अंतर क्या आएगा, 1/6, 1/6। क्लियर। चलिए बहुत बढ़िया। और एक और आपको बहुत अच्छी एडवाइस दूं, कभी भी आप कहीं भी पढ़ें, आप ऑफलाइन पढ़ो, आप यूट्यूब पर पढ़ो, आप एप्लीकेशन पे पढ़ो, मैं एक गलती हमेशा सबसे कहता हूं कि ये गलती मत करना भाई। केवल पढ़ते मत रहो, रिवीजन जरूर करो। और अक्सर आप क्या करते हो कि यूट्यूब पर जो भी क्लासेस देखते हो उनके रिवीजन और नोट्स या कुछ करते नहीं हो। जैसे अगर आपको चीजें पक्की करनी है ना, रिवीजन की आदत बनाओ, कम पढ़ो लेकिन क्वालिटी से पढ़ो। केवल पढ़े जा रहे हो, पढ़े जा रहे हो, और अगर आप पुराना नहीं पलटाओगे, रिवाइज नहीं करोगे, सब भूलते जाओगे आप। और एक समय के बाद बच्चे जो अक्सर एक शिकायत करते हैं खुद से कि सर पढ़ रहे हैं लेकिन कुछ याद ही नहीं रहता, उसका कारण है रिवीजन ना करना। इसीलिए रिवीजन मस्ट है। जहां भी जिस भी माध्यम से आप पढ़ रहे हो,
रिवीजन जरूर करें, बहुत जरूरी है। और मैं हमेशा सबको बार बार समझाता हूं, रिवीजन 3 प्रकार का होता है, एक डेली रिवीजन होता है, एक वीकली रिवीजन होता है और एक मंथली रिवीजन होता है। रोज का रोज रिवीजन करो, आज जो भी पढ़ा दिन भर में वो पढ़ो, रिवीजन करो। हफ्ते में रिवीजन करो, पूरे हफ्ते में मैंने क्या पढ़ा। मंथ का रिवीजन करो, पूरे महीने में क्या पढ़ा। बहुत जरूरी है भाई, पहले समझ लोगे और आदत में ले आओगे, बहुत फायदे में रहोगे, आगे रहोगे सब लोगों से। लेट समझोगे, बहुत पछताओगे कि काश कोई पहले बता देता। इसलिए रिवीजन इज मस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए, तो आपसे यहां पे कहा जा रहा है कि शंकु की त्रिज्या यानी आर की वैल्यू इनके अकॉर्डिंग r/4 है। तिर्यक ऊंचाई का मतलब l होता है, जो 4l है। कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, आप सभी जानते होंगे शंकु यानी जो बर्थडे पे कैप पहनाते हैं इस प्रकार की, है ना, ये शंकु होता है। तो इसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल यानी टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, पाई आर। ठीक है, वो होता है पाई आर r+l, यही फॉर्मूला है क्या। अगर वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता तो पाई आर एल, और संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल है तो पाई आर r+l, हाँ या ना। बस अब सूत्र में मान रखो और मस्त आंसर दे दो भैया। तो चलो देखो, पाई तो पाई ही रहेगा। इनका कहना है कि त्रिज्या की जगह आप r/4 रखना, हम कहेंगे ठीक है, r की जगह r/4 रखो, l की जगह 4l रखो, और अब इसको सॉल्व कर लो। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका। अच्छा, एक और चीज यहां पर आप देखें, ठीक है, अगर आप यहां पर देखें, इस 4 का गुणा अगर मैं दोनों में कर दूं, देखो इन दोनों को रहने दो, पाई और आर को रहने दो, तो ये बचे पाई और आर। इस 4 का गुणा अगर मैं अंदर कर दूं, इस 4 का गुणा इसमें करूं, तो ये बनेगा r/16, 4 × 4 16। और यहां जब 4 का गुणा होगा तो 4 से 4 कट जाएगा, तो बचेगा l। इस 4 का गुणा 4 में हुआ 16, और 4 × 4 कट जाएगा, तो ये दोनों बचे पाई आर, और ये हो गया 16 और l। ऐसा कोई ऑप्शन है तो बस यही आपका आंसर है, खत्म। पाई आर l r16 आंसर आ गया आपका। ठीक है, हाँ बिल्कुल भाई योगेश, गणित सिखाने के लिए ही तो हम यूट्यूब पे आ रहे हैं यार। पढ़ो बस, अच्छे से सीख जाओगे। ठीक है, चलें आगे। 8 लड़के 12 लड़कियां एक साथ कोई काम 5 दिन में। एक लड़के को अकेले उस प्रोजेक्ट को करने में 50 दिन लगते हैं, तो एक लड़की को अकेले इस प्रोजेक्ट को करने में कितने दिन लगेंगे। ठीक है, देखो भाई, जिन्होंने ये चैप्टर पढ़ा है उन्हें पता होगा कि इसको मैं अलग से एक चैप्टर के नाम से पढ़ाता हूं। मैं इसको समय कार्य में नहीं पढ़ाता हूं, इसको एक अलग चैप्टर की तरह पढ़ाता हूं, जिसका नाम है मिश्र अनुपात, जिसको इंग्लिश में कहते हैं चेन रूल। और इसमें पूरा खेल क्षमता का है। तो आप क्या करेंगे, 8 लड़के और 12 लड़कियां जो काम 5 दिन में कर रहे हैं, वही काम एक लड़का 50 दिन में कर रहा है ना। 8 लड़के 12 लड़कियां 5 दिन में, एक लड़का 50 दिन में। पहली फुर्सत में क्षमता निकालो। तो देखो 5 से ये कैंसिल होगा 10 बार, तो यहां बचेगा 8 लड़के 12 लड़कियां, और उधर बचेगा 10 × b 1 × b यानी 10b। ठीक है, 8 घटेगा तो 2b बचेगा, और इधर क्या बचेगा, इधर 12g हो जाएगा, 12g हो जाएगा, है ना। 10 में से 8 गया। अब इनकी क्षमता निकाल लो, तो b को यहीं रहने दो, g को इधर ले आओ, 2 से कटेगा 6 बार, सो 6/1, 6/1। तो मुझे पता चला कि लड़के की क्षमता अगर 6 है तो लड़की की क्षमता क्या है, 1 है। अब जो पता है उसको ले लो, और जो पूछा है उसको ले लो, और कोई भी एक चीज हमें लेना है ना। तो आपसे बोला है कि एक लड़की पूरे प्रोजेक्ट को कितने दिन में करेगी, तो आप ऐसे करो,
आप क्या करो, कोई भी ले लो, इनमें से कोई भी एक कंडीशन ले लो कि एक लड़के के लिए अगर ये काम 50 दिन का है तो एक लड़की के लिए ये काम कितने दिनों का। आप ये भी उठा सकते थे, पर इसमें कैलकुलेशन कम है तो मैंने ये उठाया। ये ले लो या ये, दोनों को में से कुछ एक रख दो, आंसर सेम आएगा। मुझे बताओ, एक लड़के की क्षमता 6 है तो 6 को यहां रखेंगे। एक लड़के की क्षमता 6 है तो 6 इंटू 1 6 और 50, तो एक लड़की उस काम को कितने दिन में करेगी। तो आंसर दिख ही रहा है कि एक लड़की के लिए वो काम कितने दिनों का है, 300 डेज, 300 दिनों का। क्या मामला समझ में आ रहा है आपको? ठीक है ना। क्षमता का खेल है भाई, ये जो हमने निकाला है ना, इसी को हम क्षमता कहते हैं, एफिशिएंसी। इसके बिना प्रश्न हल नहीं होता, तो ये सबसे पहले आपको सॉल्व करना है, एफिशिएंसी पहले आपको पता लगानी है। अच्छा, ओके भाई संदीप, ऑल द बेस्ट। 2 के 5 क्रमागत गुणजों का योग 660 है, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करिए। एवरेज, औसत के कॉन्सेप्ट से हम इसको निपटाएंगे एकदम मजेदार स्पीड में। हम्म देखो, इन्होंने कहा है कि 2 के 5 क्रमागत गुणज हैं, उन सबका योग 660 है। इसका मतलब कि 5 नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5। अब आपको मैं जादू दिखाने वाला हूं, जिनका सामना मुझसे पहली बार हुआ है ना आज, वो कहेंगे कि सर कहां हो आप, बताओ हम आ रहे हैं। ठीक है, आपको मैं औसत की ताकत दिखाता हूं। 5 नंबर्स हैं जिनका एवरेज पता लगाना है। भाई पांचों नंबर को जोड़ने पर 660 आता है, और अगर मैं औसत निकालूं तो 660 में अगर 5 का भाग दूंगा तो 132 आएगा। बोलो हाँ, ठीक है। और आपने अगर मुझसे पढ़ा है तो मैंने हमेशा कहा है कि औसत मतलब होता है मिड वैल्यू, औसत मतलब होता है मध्यमान, बीचों बीच की वैल्यू। तो भाई 132 है, 132 के बाद 134 आएगा, 134 के बाद 136 आएगा, इसके पहले 130 आएगा, इसके पहले 128 आएगा। ये है वो पांचों संख्याएं जिनका योग 660 है। आपसे बोला है सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करिए, आंसर आ गया 136। खत्म, ठीक है। 660 पांचों को जोड़ने पर आता है, 5 का भाग दोगे तो औसत आएगा। औसत मतलब बीचों बीच संख्या, और सब दो दो के अंतर में है। यही सवाल ऐसा आता है कि 5 लगातार विषम संख्या या 5 लगातार सम संख्याओं का योग, ये वही सवाल है। तो 2 का मतलब है कि सब सम संख्या है, तो बीचों बीच की संख्या 132 है, बीच में 132 है तो 2 ज्यादा 2 ज्यादा 2 कम 2 कम, ये बीचों बीच की संख्या है। औसत मतलब मेरी डिक्शनरी में मिड वैल्यू, मध्यमान, मध्य में बीचों बीच जो आ जाए वो औसत, ये है। इसके बाद 2 जोड़ दो, इसके बाद 2 जोड़ दो, ये आपका आंसर आ गया था। इतना चुन्नू मुन्नू सा सवाल था ये वाला, ठीक है। हाँ, सवाल तो अच्छा है लेकिन ट्रिक के कारण वो फटाफट से सॉल्व हुआ है। एक आदमी 1600 रुपए में एक साइकिल खरीदता है, 20% की हानि पर बेचता है, विक्रय मूल्य देखो कुछ नहीं है, 1600 रुपए की चीज है, 20% का लॉस। हम जानते हैं दुनिया में हर चीज 100 होती है, 20% के नुकसान पे बेचोगे यानी 80% पर बेचोगे। 80 का भाग दो, गुणा करो, बोलो आंसर जल्दी से। हम्म, ठीक है। 1280, 16 अठे, 16 और अठे, 16 अठे ही करना है आपको, 128। चलिए अगला। सुरेश एक कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है, रमेश 12 दिन में। देखो, सुरेश से काम करवाओगे 10 दिन, रमेश से काम करवाओगे 12 दिन, दोनों ने 4 दिन तक साथ में काम किया, कितना भाग शेष बचा, रिमेनिंग टाइम एंड वर्क। एलसीएम लीजिए तो 10 और 12 का एलसीएम आएगा 60,
ये आपको पता होना चाहिए कि टोटल वर्क होता है, कुल कार्य होता है, इतना काम मुझे कराना है। इन भाई की क्षमता 5 है, इन भाई सॉरी इस भाई की क्षमता 6 है, 10 का भाग दिया, 12 पंजे 60, ये इनकी क्षमता आ गई। दोनों ने 4 दिन तक साथ में काम किया है। दोनों अगर साथ में करेंगे तो 6 और 5 11, एक दिन का काम 11, तो 4 दिन का काम कितना होगा? 4 दिन का काम 44 होगा, बोलो हाँ, है ना। दोनों मिलकर अगर साथ में काम करेंगे तो एक दिन का काम होगा 11, 6 और 5 11, तो 4 दिन का काम कितना हो जाएगा? 44 हो जाएगा। अब मुझे बताओ कि मुझे तो 60 काम कराने हैं, 60 में से 44 काम तो हो गए, 60 में से 44 यूनिट्स तो हो गए, तो बचे कितने भाई? तो हमारे पास बचे 16 काम, है ना। 60 में से 44 गया तो कितना काम और कराना है? 16। इसको भिन्न में बदल लो, तो 4 से कटेगा 4 बार, 4 से कटेगा 15 बार। सो द रिमेनिंग वर्क विल बी 4/15, 4/15, ये आपका आंसर होगा। ये शेष कार्य है। किसी सज्जन को कोई तकलीफ हो, किसी भी देवी देवता को कोई तकलीफ हो तो पूछो। रियलिटी में ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि नहीं? आप गूगल एक ओपन दुनिया है, आप गूगल पे जाइए, सर्च मारिए एनटीपीसी सीबीटी 1 15 फरवरी 2021 का इस शिफ्ट का सवाल, उस दिन का पेपर ढूंढिए। आपको ये सवाल ना मिले तो मुझे बोल देना, ठीक है। चलो, क्वेश्चन नंबर 20 में आपको होमवर्क में दे रहा हूं, इसको आप बताना। और एनटीपीसी से रिलेटेड, एसएससी जीडी से रिलेटेड हमने बहुत सारी अच्छी अच्छी प्लेलिस्ट बनाई है, तो आपको मेरे पुराने सारे वीडियोस बहुत सिस्टमेटिक प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। आप विनर्स की चैनल पे जाके ढूंढ लेना, सब्सक्राइब को भी ठोक देना, और ये वीडियो जरूर देख लेना, इसको मैं लिंक में लगवा दूंगा। और इस रविवार हम एसएससी जीडी के विद्यार्थियों के लिए कुछ धमाका करने वाले हैं यूट्यूब पर, तो रविवार 8 बजे मैं आपसे मिलूंगा, आप जरूर जुड़िएगा। और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपने अब तक जो हमने फ्री ई बुक दी है सामान्य ज्ञान 4000 प्रश्नों की, ये डाउनलोड कर ली होगी, जो निशुल्क है। इस रविवार तैयार रहना है, इस रविवार सबको एनटीपीसी का टेस्ट लगाना है, जो विनर्स के एप्लीकेशन पर निशुल्क रहेगा, उसकी जानकारी मैं दूंगा। एनटीपीसी बैच के विद्यार्थियों को मैथ फाउंडेशन हम निशुल्क दे चुके हैं, संकल्प सीरीज आपके लिए हम ला चुके हैं। पूरे ऑनलाइन टेस्ट पेपर 30 सितंबर तक ऑफर है, 101 रुपए में आपको 25 एनटीपीसी के पेपर्स मिलेंगे विनर्स के एप्लीकेशन से। उस वीडियो में मैंने सब जानकारी दी है, जो धमाकेदार धमाका था हमारा एनटीपीसी का, उसमें सब बताया है। विनर्स के बच्चों को 20% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट है 30 तारीख के पहले, इस कूपन कोड का यूज करके ले सकते हैं। और एनटीपीसी का पूरा बैच अगर आपको ज्वाइन करना है, जिसमें आपको 13 शिक्षक मिल रहे हैं, 12 यहां पर हैं, एक मैं यहां पर हूं, 13 शिक्षकों की टीम आपको मिल रही है, तो आप एनटीपीसी का बैच ज्वाइन कर सकते हैं। फीस अभी भी बेहद कम है, और विनर्स के बच्चों को इसमें भी 20% का डिस्काउंट है, तो आप इसमें जुड़ सकते हैं। कंप्लीट कोर्स, ऑल सब्जेक्ट, और एक खासियत जो हर बार हम आपसे कहते हैं कि विनर्स में 1 सब्जेक्ट 1 टीचर, हर शिक्षक हर विषय के लिए स्पेशलिस्ट आपको मिलेंगे, तो फायदा जरूर लीजिए, है ना। ये सारे शिक्षक आपको मिलेंगे बैच में। रेलवे का आपको एक कंप्लीट 9 बुक्स का सेट 1199 में घर बैठे आपको मिलेगा। ये सारी किताबें मिलेंगी, एक्चुअल में उनकी क्या वैल्यू है और अभी आपको कितने में मिल रहा है। और अगर आपको केवल जीएस स्पेशल चाहिए, ये 5 किताबें भी चाहिए, बहुत कम है, 449 यानी 450 रुपए में आपको ये 5 किताबें घर बैठे मिलेंगी। इसमें जीएस, साइंस, प्रैक्टिस बुक, ये सब मिलेगा आपको, है ना। एक्चुअल में ये 5 किताबें हैं, उनकी कीमत इतनी है, आपको अभी इतने में, ये भी 30 तारीख तक का है, इसमें आप ले सकते हैं। तो आप विनर्स की एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें, प्ले स्टोर पे जाएं, द विनर्स इंस्टीट्यूट सर्च करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उससे भी डाउनलोड कर सकते हो, और वो ऐप आपके पास जरूर होनी चाहिए। रेलवे के पुराने जो पेपर्स हैं उन सबको निशुल्क हमने एप्लीकेशन पे डलवा दिया है, आप फ्री में पुराने पेपर सॉल्व कर सकते हो ऑनलाइन टेस्ट के फॉर्मेट में। और आज की क्लास की पीडीएफ में यहां पे शेयर करूंगा, तो यहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। विनर्स के व्हाट्सएप और विनर्स के टेलीग्राम से भी जुड़िए, कोई भी लेटेस्ट जानकारी, क्लासेस, इंफॉर्मेशन आपको सबसे फास्ट विनर्स के प्लेटफॉर्म पे मिलेगी, यूट्यूब पर, टेलीग्राम पर, व्हाट्सएप पर। ऐप का नाम आपको ये मिलेगा, विनर्स इंस्टीट्यूट। किताबों के लिए ये वाली ऐप है विनर्स पब्लिकेशंस ऐप, और कोर्स के लिए विनर्स इंस्टीट्यूट ऐप। बाकी कोई दिक्कत परेशानी आप कॉल कर सकते हैं। आज का सेशन कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा। ऑफलाइन पढ़ना है तो आप इंदौर आ सकते हैं, इंदौर में हमारा सेंटर है भवरकुआ स्क्वायर पर, तो यहां पे आप पधार सकते हो इफ यू वांट टू हैव ऑफलाइन स्टडीज। ओके, अगला आप क्या पढ़ना चाहते हैं वो भी मुझे कमेंट करके बताइएगा। कल 8 बजे फिर मैं आपसे मिलूंगा, कल 8 बजे फिर आप जुड़िए, कल भी आपके लिए एक शानदार क्लास लेकर आएंगे।
और कुछ अच्छे सवाल कल भी आपको मैं कराने वाला हूं। और मेरे साथ आप सभी प्लेटफॉर्म्स पे जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम आप चलाते हैं तो बंद करो, और अगर नहीं बंद हो रहा है तो फिर आप मुझसे जरूर जुड़ जाओ, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा मैं ऐसा डोज देते रहूंगा कि इंस्टाग्राम छुड़वा दूंगा। और बाकी व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, सब जगह मैं आपको मिलूंगा। आप मेरे साथ और विनर्स के साथ जुड़िए। काम की चीजें हम शेयर करते हैं इंस्टाग्राम पर भी आपके लिए। बाकी सभी चीजों की जानकारी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, पुराने वीडियोस में मिल जाएंगी। उम्मीद करता हूं आज का सेशन आप सबको काफी पसंद आया होगा, और हर दिन आपके लिए कुछ लेकर आते रहेंगे। 8 बजे मिलते रहेंगे और आपकी पढ़ाई को शानदार बनाएंगे। ओके, बाकी एनटीपीसी की तैयारी के लिए आप विनर्स के साथ जुड़िए। यूट्यूब पर हैं तो यूट्यूब पर, अगर आप कोर्स खरीद सकते हैं तो बहुत ही अच्छा है। आप विनर्स के एप्लीकेशन से एनटीपीसी का कोर्स लीजिए, अच्छे से सिस्टमेटिक पढ़ाई करिए। चलिए भाई, जय हिंद, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ध्यान रखिए। कल फिर मिलते हैं 8 बजे। धन्यवाद।